Okay. So good evening everyone. Let's start the class. Meanwhile बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, है ना? हम लोग स्टार्ट करते हैं. Let me know कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं. Yes sir, visible है. विजिबल है? Yes sir. Yes, sir. तो स्टार्ट करें बच्चों. Yes sir. स्टार्ट करते हैं. It will be a short class anyway. हाँ ठीक है. मेरी आवाज आ रही होगी अगर आप लोगों को तो बता दो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को, फिर है ना, ज्यादा टाइम. Yes sir, आ रही है. Yes, sir. ओके, थैंक यू. सो आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा क्लासेस लिए रखी गई है क्योंकि हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था और थोड़ी प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे. और साथ में क्या है कि आप लोगों को ये नोट्स रिवाइज आप करके जाओगे तो बेनिफिट मिलेगा कल के एग्जाम में, है ना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर चालू कर सकें. या तो हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे ना. मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट अ चैप्टर, बट मॉडर्न फिजिक्स विल बी ओवर, है ना, आज आफ्टर दिस क्लास. कूल, स्टार्ट करें. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ओके. सो स्पेक्ट्रम कंप्लीट करेंगे. एक टॉपिक बचा हुआ था रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर का. विल डू दिस, ठीक है, एंड देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, सॉरी फॉर द हंच बच्चों. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम, रेडिएशन, प्रेशर, फोर्स और समरी एक बार इसकी देख लेंगे पूरे चैप्टर की, एंड देन विल फ्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस. तो जल्दी से पहले तो रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. याद आ रहा है किसी को थोड़ा बहुत? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, याद आ रहा है? एंगुलर स्पीड के बारे में पढ़ा था, Yes sir. है ना. इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व अराउंड कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड होने वाली है, ओमेगा एन, है ना. मान लो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व अराउंड कर रहा है तो क्या होता है फॉर्मूला उसका? Vn अपॉन Rn, है ना. E इक्वल्स टू आर ओमेगा से आया था ना ये. फिर हमने Vn और Rn की वैल्यू पुट करी थी तो एक बड़ी सी इक्वेशन बनी थी. लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपको जो याद रखना है मेनली वो क्या रखना है कि ओमेगा एन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? Z square upon में n cube. जेड स्क्वायर में अपॉन में एन क्यूब. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना. ठीक है. उसके बाद हमने बात करी थी फ्रीक्वेंसी की. फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बात करी थी बच्चा? क्या होती है फ्रीक्वेंसी? रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? ओमेगा अपॉन 2 पाई. Yes sir. ओमेगा एन अपॉन 2 पाई, है ना. और जब हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव किया था तो फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके निकली थी? Z square upon में n cube. जेड स्क्वायर में अपॉन में एन क्यूब, है ना. और सिंस हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का ही रेसिप्रोकल होता है, तो हमने निकाल लिया था कि भाई टाइम पीरियड आपका हो जाएगा, टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एफ एन. Yes sir. या फिर टाइम पीरियड की अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें जो हमारे काम की बात थी तो क्या था ये? प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन Z square. जेड स्क्वायर, है बिल्कुल. उसका रेसिप्रोकल कर देना है बस. एंगुलर स्पीड का रेसिप्रोकल कर देना है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर देना है बेसिकली. तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है ना. ये दो चीजें आप याद रखोगे तो लाइफ इजी रहेगी. उसके बाद हमने स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात किया था, स्पेक्ट्रम पढ़ा था, है ना. स्पेक्ट्रल Yes. सीरीज पढ़ा था. तो हमने क्या बात किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसको आप एनर्जी दोगे तो वो एक्साइट हो जाएगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे चला जाएगा ऊपर मान लो.
और फिर ऑब्वियसली वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है, तो वो डी एक्साइट होकर वापस से नीचे आएगा। तो जो डी एक्साइटेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, फोटोन रिलीज होता है ना। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जब डी एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या रिलीज करता है, वो फोटोन रिलीज करता है। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई एनर्जी जो हो जाएगी वो एच नी हो जाएगी या फिर एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगी, जो कि इक्वल होगी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल के, है ना, एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी, है ना। तो हमने ये सीरीज पढ़ी थी कि व्हाट इफ के अगर हम एनर्जी लेवल्स पहले से डिसाइड कर लें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है कहां से कहां तक जा रहा है ना, तो इसके ऊपर अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी क्या दी थी, सीरीज दी थी, है ना, अपना अपना कंक्लूजन दिया था कि मान लो जैसे बामर की बात करें तो बामर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके कहीं से भी आए, लेकिन अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आता है n इक्वल्स टू 2 में, एनर्जी लेवल सेकंड में आता है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, n इक्वल्स टू 2 में आ रहा है अगर कहीं से भी, है ना, फ्रॉम n टू n इक्वल्स टू 2 आ रहा है अगर, तो ये कौन सा बनता है भाई, बामर सीरीज बनती है क्या। Yes, Yes, sir. और इसमें वेवलेंथ अगर हमें निकालनी है, अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई, आर जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ पे n क्या होता है 3 4 5, है ना, कहीं से भी ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स मतलब, है ना, 3 4 5। डी एक्साइट हो रहा है ना, 1 से तो 2 में जाएगा नहीं डी एक्साइट होके, वो तो एक्साइटेशन हो गया, समझ में आ रही है ना सबको बात। तो डी एक्साइट हो रहा है बेसिकली, है ना, नीचे आ रहा है, तो 3 4 5 इंफिनिटी तक जाता है। तो इसमें इस केस में हमने बस डिस्कस कर लिया था कि भाई अगर आपका ऐसा हो रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो आपका जो वेवलेंथ बनेगी वो क्या क्या हो सकती है। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस केस में आपका जो आएगा वैल्यूज वेवलेंथ का, वो क्या क्या आएगा, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर ली थी हमने, याद आ रहा है। Yes, sir. क्या रेंज आया था भाई शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का बामर में, शॉर्टेस्ट तो कितनी आई थी 486.1, Yes, sir. यार ये याद नहीं है क्या, नैनोमीटर होता है मीटर था ये, nanometer. Nanometer. और लॉन्गेस्ट कितनी आ रही थी, बामर के केस में लॉन्गेस्ट कितनी आ रही थी, 656.3 nanometer. 656.3 नैनोमीटर, वेरी गुड। तो हमने नोटिस किया कि बामर जो है वो किस में लाई करेगा, विजिबल रेंज में लाई करता है क्या इसकी वेवलेंथ, Yes, sir. विजिबल रेंज में लाई करती है इसकी वेवलेंथ, है ना। और ऐसे ही हमने देखा था कि कैसे लाइमन की जो लाई करती है अल्ट्रावायलेट में करती है, और फिर बाकी की जो है वो सारी इंफ्रारेड में लाई करती है ना, पास्चन ब्रैकेट पी फंड ये सारे हमने पढ़े थे, है ना। तो इसमें ही हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ तक समझ में आया सबको, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, Yes, sir. है ना। अच्छा, इसमें आर जो था रिडबर्ग्स कांस्टेंट था, Yes, sir. Yes, sir. 2.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, है ना, पर मीटर ये था। और मैंने आर की एक वैल्यू भी बताई थी जो कि आप याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक के लिए, कितनी थी वो, किसको कॉल करना है हमें जब रिडबर्ग्स कांस्टेंट बुलाया तो, 9 angstrom. यू नीड टू कॉल 911, है ना। 911 पता है ना सबको, अमेरिका में हेल्पलाइन होती है, Yes, sir. पुलिस बुलाते हैं पुलिस, है ना। तो इससे याद रख सकते हो कि जब भी रिडबर्ग बुलाए तो रिडबर्ग किसको कॉल करेगा, 911, यू नीड टू कॉल 911, है ना, एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, कॉल 911 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, जब भी रिडबर्ग बुलाए, ठीक है। और बाकी तो हम करते हैं प्रैक्टिस, आगे चलते हैं, चलें। Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है क्या, Sir, 911 angstrom तो 1 by r की वैल्यू थी ना. 911 एमस्ट्रॉन्ग, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, नो नॉट आर, क्योंकि आर तो ऊपर रहेगा ना, आपको तो 1/r निकालना है, क्योंकि 1/λ आपको ये फॉर्मूले में दिया हुआ है। गुड 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 गुड, Yes. माय बैड, वेरी गुड मुस्कान, थैंक यू। तो 1/r की वैल्यू 911 है, तो ये हमें हेल्प भी ऐसे ही कर पाता है ना, क्योंकि हमें 1/λ का फॉर्मूला पता है। 1/λ का फॉर्मूले में जो भी आएगा आर की टर्म्स में, वो हमें कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी होगी, तो हम क्या करेंगे, 1/λ का इनवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो लैम्डा बन जाएगा, और आर के साथ आर की जगह क्या बन जाएगा, 1/r बन जाएगा। अब 1/r की टर्म्स में जो जो आ रहा है, अगर हम सीधे 1/r की वैल्यू रखते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजियर हो जाती है, राइट। Yes, sir. तो हमें क्योंकि लैम्डा चाहिए ना, 1/λ निकाल के हम क्या करेंगे, हमें तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, 1/λ निकालेंगे तो फिर वापस से इनवर्स लेना पड़ेगा उस वैल्यू का, है ना। तो ये होती 1/r की शॉर्ट वैल्यू, ठीक है। हाँ, शॉर्टेस्ट 364.6, 364. Yes, sir. लॉन्गेस्ट थी 656 और शॉर्टेस्ट कितनी थी,
364. लॉन्गेस्ट 364 Sir, अच्छा हाँ हाँ, शॉर्टेस्ट तो 364 थी। ये तो हमारी वो थी जब n इक्वल्स टू 4 रख रहे थे हम, याद करो n इक्वल्स टू 4 रख रहे थे तब आ रही थी ये वैल्यू। 486.1 नैनोमीटर है ना, ये तब आ रही थी जब हम n इक्वल्स टू 4 रख रहे थे। याद आ रहा है? Yes, sir. शॉर्टेस्ट तो हमारी 364.6 नैनोमीटर होती है। ठीक है, राइट राइट राइट। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। अगर ये वैल्यूज याद रह जाती तो कोई दिक्कत, अच्छी बात है। नहीं भी याद रहती तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हो उनको ना, यू कैन फाइंड इट ऑल्सो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर याद रह जाए तो अच्छा है। कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो एनर्जी लेवल से वो याद रखने हैं सारे। एनर्जी लेवल सारे याद होने चाहिए। कौन कौन से एनर्जी लेवल थे भाई? फर्स्ट वाला कौन सा था? Minus 13.3. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था क्या? इलेक्ट्रोवोल्ट था क्या? उसके बाद नेक्स्ट वाला बताओ। नेक्स्ट वाला बताओ बेटा, भूल गए हैं क्या? ऐप से फॉरगॉटन। Sir, minus 3.4 electron volt. -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन -1.51। Yes, sir. देन 0.85. 0.8। ठीक है, तो ये सारे आपके लेवल्स जो हैं आपको याद रहने चाहिए, है ना। वैसे तो ये आ जाता है, बहुत इजीली आ जाता है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है भाई, -13.6 Z² अपॉन n², है ना। तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 रख देते हैं, है ना। और n की जगह हम वैल्यूज रखते जाते हैं। n इक्वल्स रखेंगे तो 13.6 आ जाएगी, -13.6। अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो डिवाइड बाय करेंगे 13.6 से 4, तो -3.4 आ जाएगी। ऐसे हम आगे की निकाल सकते हैं, बट याद रहेगी तो बेटर रहेगी। आगे चले। Yes, Yes. sir. Yes, sir. लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम इन जनरल वाला देखते हैं एक बार के लिए। इन जनरल अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर आपको पता है कि एक फोटोन निकलता है तो आपको पता है इसकी वेवलेंथ हम कैसे लिखते हैं भाई, एच न्यू इक्वल्स टू ई इनिशियल एन आई माइनस ई एन एफ। एन एफ मतलब जो फाइनल वाला है ना, एन आई मतलब जो इनिशियल वाला है। हायर एनर्जी स्टेट है आई, एन आई, और एन एफ है लोअर एनर्जी स्टेट, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, डी एक्साइट हो रहा है तो भाई हायर से लोअर में ही तो जाएगा। Yes, sir. और कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा ना इस बात पे कि सर ऊपर तो 3.4 लिखा हुआ है, नीचे 13.6 है, इसको आप हायर क्यों बता रहे हो, इसको लोअर क्यों बता रहे हो? इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना? No, No, sir. sir. हायर क्यों बता रहे हैं इसको? क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है दोनों, है ना। नेगेटिव में बड़ा नंबर है तो मतलब छोटा नंबर है वो, इन जनरल तो, है ना, एक्चुअल में तो, राइट। Yes, sir. हाँ, तो डी एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है। तो उस केस में हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि जो फोटोन निकला है भाई उसकी वेवलेंथ निकाली जाएगी ई एन आई माइनस ई एन एफ। तो एच न्यू को आप एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो, और ई एन आई और ई एन एफ को आपने सॉल्व किया हुआ है। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस एम ई इंटू ई टू द पावर 4 अपॉन 8n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये आपने निकाला हुआ है ना। निकाला था ना हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम ऐड करके। याद आ रहा है? याद आ रहा है Yes. बेटा, है ना। तो अगर हम इस फॉर्मूले में एनर्जी की वैल्यू पुट करें जो हमने निकाली हुई है, ये फॉर्मूला वाली, ठीक है। और एन की जगह बस क्या रखना है हमें, एन आई और एन एफ। तो ये हो जाएगा एन आई स्क्वायर, ये हो जाएगा एन एफ स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा बच्चा, ठीक है। तो इसको हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Rydberg formula. रिडबर्ग फॉर्मूला। और ये जो आगे कांस्टेंट दिख रहा है ना, इस कांस्टेंट को रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू वही निकल के आती है 1.03 इंटू 10⁻⁷। आप कैलकुलेशंस के लिए 10⁻⁷ भी ले सकते हो, 10⁻⁷ भी ले सकते हो, लेकिन ये तभी लेना जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है ना। लैम्डा निकालना है और ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज है, तो फिर ये पूरा वैल्यू ले लेना। अगर ऑप्शन क्लोज नहीं है तो आप ऐसे ले सकते हो। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है, जनरल फॉर्मूला बन गया है ये आपका, nf² माइनस ni²। इसमें r के साथ साथ rz² भी लिख लेना, rz²। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहे हैं ना, इसलिए हमने z की वैल्यू लिखी ही नहीं है, क्योंकि z की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है।
लेकिन आप लिखो ताकि अगर z की वैल्यू कुछ आ रही हो क्वेश्चन में तो आप पुट करके आंसर निकाल पाओ, ठीक है। इसको फॉर्मूले को नोट कर लो अभी नोटबुक में। ये जनरल फॉर्मूला है आपका, जनरल फॉर्मूला, यानी किसी पर्टिकुलर सीरीज का फॉर्मूला नहीं है ये, इसमें सारे आ जाएंगे, इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। 2n=1 पे बात करते हैं तो लाइमन आता है। n=2 पे अगर आएगा डीएक्साइटो के इलेक्ट्रॉन तो बामर आएगा। n=3 पे आएगा तो पास्चन आएगा। और n=4 पे आएगा तो ब्रैकेट आएगा। और n=5 पे आ रहा है तो पी फंड आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बामर के केस में मैंने ऐसे अलग थोड़ा कलर क्यों यूज किया है? बाकी सब में तो ब्लैक कलर यूज किया है मैंने, ऐसा क्योंकि क्यों? विजिबल रीजन में हाँ, बामर वाली सीरीज क्योंकि विजिबल रेंज में आती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। विजिबल लाइट होती है ना, ये विजिबल रीजन में लाई करती है क्योंकि इसके जो वेवलेंथ का रेंज आता है वो आपकी विजिबल रेंज जो होती है, विजिबल वेवलेंथ की जो रेंज होती है विजिबल लाइट की, उसमें आता है, उसमें फॉल करता है। तो ये हमने थोड़ा अलग कलर से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इसमें जो आने वाले हैं वो आपको दिख भी सकते हैं, विजिबल है बेसिकली वो रेडिएशंस, ठीक है। आगे चलें। Yes, sir. ये Yes, समझ sir. में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ये? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। और ये भी समझ में आ रहा है ना कि जब एनर्जी लेवल में डिफरेंस बहुत कम होता है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इसकी जो होगी वो सबसे लार्ज होगी वेवलेंथ, है ना, इस सबसे छोटे वाले की जो n=2 से 1 पे जा रहा है। और जो इन्फिनिटी से आ रहा है इसकी क्या होने वाली है, सबसे स्मॉल होने वाली Shortest. है ना। इसकी तो ये तो लॉन्गेस्ट होगी और ये वाली हो गई शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट के लिए हम इन्फिनिटी से लेते हैं वैसे जनरली, इन्फिनिटी से हम लेते हैं इसको, थोड़ा और आगे से यहाँ से ले लो, यहाँ से लो, ठीक है। इन्फिनिटी से हम ले लेते हैं जनरली, ठीक है। समझ में आती है ना ये बात सबको? Yes, sir. आगे Yes, चले। sir. Yes, sir. लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से, तो सॉल्व करो बच्चों। हो रहा है बच्चों सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. कूल कूल, करिए। अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो अभी पढ़ा है आपने। वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विद 4 to 2, यानी कि हाइड्रोजन एटम में कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है अगर ट्रांजिशन कर रहा है 4 से 2 में तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही ईजी है। अच्छा, 2 पे अगर कर रहा है बच्चों तो कौन सी सीरीज का पार्ट होगा ये? Balmer. बामर सीरीज का, यानी कि विजिबल रेंज में आने वाली है आंसर आपकी, है ना। विजिबल रेंज में आंसर आने वाला है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं, अगर 2 में आ रहा है ना और आंसर आपका थोड़ा मान लो 900 समथिंग आ रहा है तो आप खुद ही समझ जाना कि गलत कैलकुलेशन कर दी है ना। गलत कैलकुलेशन कर दी है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपका जो वेवलेंथ का रेंज है वो आना ही नहीं चाहिए उसके ऊपर तो, राइट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू पता है बामर सीरीज में? अभी डिस्कस करिए थोड़ी देर पहले। 656.3 nanometer. एग्जैक्टली तो यानी कि उससे बड़ी वेवलेंथ आ सकती है क्या बामर सीरीज में? No, sir. तो ये 728 और 750 आंसर क्यों आ रहे हैं हमारे डिम्पल शिखा? 1.097 इंटू 10⁻⁷ यूज करना है आपको रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू।
बेटा ये 700 समथिंग आंसर क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन गलत हो गई है क्या? 274 1.097 यूज कर। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये आ रही है वैल्यू। चलो डिस्कस करें सेशन को। Yes, sir. कुछ पूछना है क्या किसी को? कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है अभी, मुझे बताना वॉइस अगर मेरी क्लियर आ रही है, अदरवाइज आई नीड टू चेंज समथिंग। बच्चों एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर आ रही है आवाज? आवाज क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Clear है। क्लियर है Yes, ना? sir. डन 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 डन, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम कि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? वही 1/λ वाला। Yes, sir. वेवलेंथ निकालनी ना, r/z² 1/n फाइनल होता है ना बच्चों? n Yes, फाइनल sir. f² माइनस ni²। यही फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो z की वैल्यू तो 1 आ रही है, हाइड्रोजन एटम की बात करी थी इसने तो, है ना? तो 1/λ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r मल्टीप्लाई बाय 1 फाइनल कौन सा है, कहां से कहां तक जा रहा है? 4 से 2 में जा रहा है, राइट? Second. Yes, sir. है ना? तो फाइनल कौन सा है? सेकंड है क्या? और इनिशियल Yes, कौन sir. सा? 4² है। ये कितना आ जाएगा? 1/λ इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में 1/4 माइनस 1/16 ये आएगा। ठीक है, Yes. उसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 1/4 माइनस 1/16। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 नीचे, ये आ जाएगा 4 माइनस 1, राइट? 3/16 बन जाएगा, Yes, sir. है ना? इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 1/λ की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 2.056 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁴ और ये बन जाएगा आपका 6। अब ये 1/λ की आई है, लैम्डा के लिए इसको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 486 इंटू 10⁻⁻9। इन्वर्स कर दोगे ना, उल्टा कर दोगे तो ये आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 486 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। इसके आगे पीछे अगर कुछ आ रहा है तो इट्स ओके, अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हो तो आ सकता है ना? बट ट्राई करो कि एग्जैक्ट आंसर आए, एटलीस्ट आपके डेसिमल्स में आंसर नहीं आए। ठीक है, डेसिमल्स में आंसर आ रहा है तो मतलब इसके पास ही आए, ऐसा नहीं कि आप डेसिमल्स वाला 2.056 में आप 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हो डायरेक्ट 10⁻⁶ से, है ना? या फिर आप इनवर्स लेने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो 6 डिजिट में आ रहा है डेसिमल के बाद में, पर आप स्टार्टिंग के 2 या 3 ही ले रहे हो। समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अगर Yes, आपका sir. इन्वर्स करके डेसिमल के बाद में 5 या 6 डिजिट्स आ रही है तो आपको सारी कंसिडर करनी है, अदरवाइज आप, है ना, एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाओगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जिसका भी आगे पीछे आ रहा है ना थोड़ा, उसमें उसने यही गलती करी है। किसी को समझ में आया सॉल्यूशन या डाउट है? Yes, sir. किसी को डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. पक्का? No, sir. ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. चलो रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं। तो रेडिएशन प्रेशर में कुछ नहीं है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो पढ़ा था ना कि फोटोन इंसिडेंट होते हैं, है ना? किसी भी मान लो सरफेस एरिया पे इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे कि तुमने मेटल पे तुम इंसिडेंट करा रहे थे, याद आ रहा है? मेटल पे इंसिडेंट Yes, करा sir. उसको, और फिर उसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था और फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इजेक्ट हो जा रहा था, है ना? इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की हम बातें करते थे। तो ये जिस सरफेस पे हम इंसिडेंट करा रहे हैं ना, वो सरफेस कैसा है, उस सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है ना? और उससे क्या फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ फोटोन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं उन पे, है ना? और कैसे उसका उसकी एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, क्या उसकी एनर्जी रहने वाली है, कितना वो फोटोन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो कितना फोर्स लगाने वाले हैं उस सरफेस पे, कितना प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इस पे वैसे तो देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं,
स्टार्टिंग में भी मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था, पर सिंस इसके ऊपर क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं और आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करे होंगे, तो आपको कुछ दिक्कत भी आई कुछ बच्चों को, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ। एक बार मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया दे देता हूँ। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो देखो, हर फोटोन की एक डेफिनेट एनर्जी होती है और एक लीनियर मोमेंटम होता है। हर फोटोन सिंस वो एक स्पीड से मूव कर रहा है और उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है ना, बंडल ऑफ एनर्जी होता है ना, एनर्जी पैकेट्स, तो उसमें कुछ डेफिनेटली कोई एनर्जी रहने वाली है और कुछ मोमेंटम भी रहने वाला है ना। तो जो सारे फोटोन्स होते हैं वो एक वेवलेंथ पोजेस करते हैं, जैसे कि लैम्डा हम ले लेते हैं, और उनकी सबकी एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना, एच न्यू यस बोल सर। लो या फिर एच सी अपॉन लैम्डा बोल लो, इतनी उनकी एनर्जी रहती है। और मोमेंटम भी सबका कितना रहता है भाई, एच अपॉन लैम्डा, ये भी पढ़ा हुआ है यस सर। ना। ये दोनों चीजें हमें पता है। तो इन फोटोन्स के बारे में अगर हम थोड़ी और बात करें, तो मान लो कि एक आपकी लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई है, जो किसी सरफेस पे फॉल हो रही है। ये आपका सरफेस है और ये आपकी लाइट है। तो आपकी जो लाइट है वो आई इंटेंसिटी के साथ में सरफेस पे फॉल हो रही है। नाउ ऑब्वियसली अगर ये कुछ इंटेंसिटी लेके आ रही है तो कुछ फोर्स भी लगाने वाली है सरफेस पे, है ना। तो उस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर आपकी लाइट आ रही है तो इसमें से कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा, कुछ एब्जॉर्प्शन होगा। याद आ रहा है? Yes, sir. अरे यार, अगर ये मेटल के भाई, एक तो होता था एब्जॉर्प्शन, एक होता था रिफ्लेक्शन और एक होता था रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन हो जाएगा लाइट का, मान लो यहाँ से यहाँ निकल गई, यहाँ से यहाँ निकल गई, तो इससे हमें क्या क्या फायदा या क्या मतलब है हमें इस लाइट से जो बाहर निकल गई है? क्या मतलब है क्या हमें इस बात से? कुछ नो सर। नहीं है, नो सर। क्योंकि अगर ये निकल भी जा रही है तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो नहीं रहा है इसकी वजह से, है ना। अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं उस रेफरेंस में, ठीक है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि या तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है। हम अज्यूम कर रहे हैं इस चीज को कि या तो बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है या दोनों कर रही है। या तो एब्जॉर्ब कर रही है या रिफ्लेक्ट कर रही है या दोनों कर रही है। अब जैसे एब्जॉर्ब की बात करते हैं, मान लो एब्जॉर्ब कर रही है पूरा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई बॉडी पता है आप लोगों को जो कि लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट करती ही नहीं है? मतलब मोस्टली 99% मान लो जैसे कि। नो सर। क्या आपने ब्लैक बॉडी के बारे में सुना है? ब्लैक बॉडी, यस सर। Yes, sir. ब्लैक बॉडी जो होती है ना, वो मोस्टली रेडिएशंस को या लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्सॉर्ब। एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी होती है उसकी, है ना। एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत अच्छी होती है, तो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जो अज्यूम कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का जो कोफिशिएंट है सरफेस का, सरफेस पे डिपेंड करेगा ना कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, कितनी रिफ्लेक्ट होगी। अरे समझ में आ यस रही है? मान लो ये सरफेस को मैं ब्लैक बॉडी कर देता, है ना, ब्लैक बॉडी कर देता, तो ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, फिर इसका रिफ्लेक्शन कम होता। सही बात है। यस सर। और क्वेश्चंस के लिए हम अज्यूम भी कर लेते कि भाई पूरा ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्वेश्चंस के लिए तो अज्यूम कर सकते थे क्योंकि मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो ये डिपेंड करेगा सरफेस पे कि वो एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट कितना आ रहा है और रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ठीक है। और अज्यूम कर रहे हैं कि कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, यानी कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ना, कोई ट्रांसमिट नहीं हो रही है ना। ये अज्यूम करके चल रहे हैं, केवल एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। नाउ अज्यूम लाइट बीम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ए। इसका सरफेस का एरिया कितना है बच्चों? ए। और ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, कोई एंगल नहीं बना रही है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले तो कुछ केसेस कंसिडर करके। जैसे कि आपकी एब्जॉर्प्टिव पावर अगर 1 हो जाए, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 हो जाए, इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है केवल, और रिफ्लेक्शन 0 हो रहा है क्योंकि आर हमने 0 ले लिया है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। तो इनिशियल मोमेंटम अगर निकालें हम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला एच अपॉन लैम्डा होता है क्या? यस सर। अब इनिशियल मोमेंटम तो एच अपॉन लैम्डा हो गया, इंसिडेंट हुई, मोमेंटम आया, सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, अब रिफ्लेक्ट तो कर नहीं रही है, तो फाइनल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा ना। ये बात समझ में आई? लाइट अगर आई यस सर। और रिफ्लेक्ट नहीं करी, पूरी एब्जॉर्ब हो गई यहीं पे, तो इसका फाइनल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आई यस बात? सर। है ना। यस सर। इनिशियल मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा हुआ, वहीं एब्जॉर्ब कर गई सारी, रिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं, है ना। तो 0 हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना रहेगा? यही रहेगा, एच अपॉन लैम्डा। यस सर। Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम तो इतना ही रहेगा ना। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं आई इंटू ए। इसको नोट कर लो, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं आई इंटू ए। ये पावर भी होती है, पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता था? Power. बेटा आपकी है ना, एक तो आवाज नहीं आती है,
बहुत धीरे बात करते हो या फिर आंसर ही नहीं करते हो। वर्क पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता था क्या? यस सर। बचपन में Yes, पढ़ा sir. था, बच्चे ने पढ़ा था ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पावर होता है ना। E इक्वल्स टू पीटी भी लिखते थे हम कभी कभी, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, है ना। तो ये पावर रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली I इंटू ए, यानी कि इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस आगे चलें। यस सर। यस सर। तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम आपका हो जाएगा पावर अपॉन एनर्जी। ये हमने डिस्कस कर भी चुका है पहले। वर्क या फिर एनर्जी जो होती है आपकी, वो आपकी होती है नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। याद आ रहा है? यस सर। याद आ रहा है? वर्क या फिर पावर, वर्क या फिर पावर, सॉरी वर्क या फिर एनर्जी। एनर्जी टोटल एनर्जी की बात हो रही है कि टोटल वर्क की बात हो जाए या टोटल एनर्जी की बात हो जाए, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एनर्जी ऑफ वन फोटोन, है ना। एक फोटोन की एनर्जी लो और टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम आपका हो जाएगा आई ए अपॉन में एच न्यू, यानी कि एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज एच न्यू। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको नोट करो पहले तो, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने आपको ऐसे लिखाया हुआ है पर इसको नोट कर लो फिर भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आई पता है, ए पता है, और एनर्जी ऑफ वन फोटोन पता है एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, तो आप निकाल दोगे आंसर। आगे चलें। यस सर। ठीक है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? एन इंटू डेल्टा पी। भाई एक फोटोन का निकाल लिया एन, एक फोटोन का निकाल लिया डेल्टा पी, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ फोटोन से पर यूनिट टाइम, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकल जाएगा क्या? नहीं समझ में आई बात? अगर हम एक फोटोन का निकाल रहे थे चेंज इन मोमेंटम, तो एच अपॉन लैम्डा आ रहा था क्या? यस देखो, सर। एक फोटोन का निकाला था, एक फोटोन का, सिंगल फोटोन का निकाला था ये। अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एन से, अगर एच अपॉन लैम्डा को मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये टोटल निकल जाएगा क्या मेरा? यस सर। टोटल निकल जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकल जाएगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कैसे होगा? एन की जगह मैं उसकी वैल्यू रख दूंगा, एन की जगह वैल्यू क्या रखूंगा? आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। देखो यहाँ पे अभी अभी निकाला है, अभी अभी निकाला है, समझ में आ रहा है? यस सर। इसको मल्टीप्लाई किया डेल्टा पी से, डेल्टा पी क्या था? एच अपॉन लैम्डा। जब जब ये मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, एच से एच कट गया, तो ये फॉर्मूला जो बना वो बना आई ए अपॉन सी। यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कितना आ गया? आई ए अपॉन में सी। कितना आ गया बच्चों? आई ए अपॉन में सी। इसमें आई क्या है? इंटेंसिटी। यस सर। ए क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द मेटल, या जो भी आपका सरफेस है जिसपे इंसिडेंट हो रही है ना लाइट। और मतलब बेसिकली जिस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड एरिया जो लेते हैं। ठीक है, और ये सबको पता है क्या कि फोर्स होता है डेल्टा पी इंटू टी। डेल्टा Yes, पी sir. बाय डेल्टा टी, Yes, sir. डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है या डेल्टा पी इंटू डेल्टा टी होता है? Upon में अपॉन Delta P by delta T. चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यही होता है ना फोर्स। अरे यार न्यूटन्स के लॉ नहीं पढ़े क्या? न्यूटन लॉ ऑफ Yes, मोशन sir. पढ़े ना सारे। सेकंड लॉ क्या बोलता था? यही तो बोलता था। अरे मोमेंटम Yes, में sir. चेंज होता था ना, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो हमने डिराइव कर लिया था, अदरवाइज बोला तो उन्होंने मोमेंटम के बारे में ही था, है ना। yes, Yes, sir. टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका फोर्स जो हम निकालना चाह रहे थे, फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू फोटोन्स, आई ए अपॉन सी। अब ये कब आया बच्चों? ये फोर्स तब आया है जब आपका एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यानी कि क्या हो रहा है? केवल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? केवल Absorption. एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तब आई ए अपॉन सी आ रहा है। ठीक है, प्रेशर सबको पता है कैसे निकालते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल देंगे, है ना, Yes, एरिया sir. से डिवाइड कर देंगे, तो प्रेशर कितना आ जाएगा? आई अपॉन सी आ जाएगा।
अरे समझ में आ रहा है? फोर्स हो गया आई ए अपॉन सी और प्रेशर कितना हो गया आई अपॉन सी। इजी फॉर्मूला है, यस Yes, sir. समझ में भी आ गया कैसे निकाला है हमने ये पूरा? यस सर ठीक है। Yes, sir. अब अगला केस ले लेते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट आई और पूरी रिफ्लेक्ट कर गई, लाइट आई पूरी रिफ्लेक्ट कर गई। अब अगर ऐसा हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा, इनिशियल मोमेंटम तो एच अपॉन लैम्डा ही आएगा। लाइट आई एच अपॉन लैम्डा लेके आई मोमेंटम, है ना, और रिफ्लेक्ट करी तो भी एच अपॉन लैम्डा हो गया उसका मोमेंटम। नहीं समझ में आया? एक फोटोन की बात हो रही है, तो जब वो आएगा फोटोन, इंसिडेंट हुआ, तो उसका मान लो पी मोमेंटम था, तो वापस जाएगा तो भी सेम मोमेंटम से जाएगा ना, अगर पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो। अगर पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, तो सेम Yes, मोमेंटम sir. रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा क्या बच्चों? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना पक्का, या नहीं आ रहा है? Yes, sir. है ना? तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल को जब डायरेक्शन दोगे, एच अपॉन लैम्डा तो नीचे आया, है ना, और जब ऊपर गया तो साइन के साथ लिखोगे ना इसको, माइनस पी। ये पी हुआ तो ये Yes, माइनस sir. पी हो गया, तो पी ऑफ माइनस पी तो 2p बन जाएगा ना। ये तो चेंज इन मोमेंटम तो 2p बन जाएगा ना टोटल। नहीं समझ में आई बात? है ना, साइन अपोजिट हो गया ना क्योंकि उसका, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2p। तो ये p अगर आपका आई अपॉन सी था, p अगर आपका आई अपॉन सी था, तो फोर्स आपका अभी कितना हो जाएगा? 2ia अपॉन सी। कितना हो जाएगा बच्चों? 2IA 2i। upon C. और प्रेशर कितना हो जाएगा? 2i अपॉन सी। मतलब ट्वाइस करना है, ट्वाइस करना है बस। क्या करना है बच्चों? Twice. Twice. ट्वाइस करना है बस। तो ये दोनों चीज समझ में आई? जब केवल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो आई अपॉन सी हो गया फोर्स, और जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो कितना हो गया? 2ai upon c. 2ia अपॉन सी, है ना, 2ai या 2ia एक ही बात है। ये हो जाएगा आपका जब आपका रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई सबको ये बात? Yes, sir. अब एक केस ऐसा भी बन सकता है जब आपका दोनों ही हो रहा हो, ए और आर की वैल्यू टोटल 1 हो, बस ए प्लस आर की वैल्यू टोटल 1 हो। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन अलग से कर देता हूँ, वैसे इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वैसे इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर इनकेस आता है तो केस 3 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला आपको अगर जरूरत पड़े तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर ए प्लस आर दोनों 1 हो, यानी कि दोनों हो रहा हो, बस उसका टोटल 1 हो, क्योंकि टोटल तो 1 ही होने वाला है ना बेटा। 100%, 1 का मतलब क्या है? 100%। 1 मतलब 100%, तो टोटल तो 100% ही होने वाला है। 110% थोड़ी हो जाएगी लाइट एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ए प्लस आर 1 हो, तो फिर जो फॉर्मूला बनता है फोर्स का, वो बनता है आई ए अपॉन सी इंटू 1 प्लस आर। इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज बहुत कम है, आता ही नहीं है इस पे क्वेश्चन, लेकिन अगर आ जाए तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। क्या हो जाएगा? आई ए अपॉन सी को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? सिंपली 1 प्लस आर से। किससे 1 मल्टीप्लाई? plus R. 1 प्लस आर से। और प्रेशर भी निकाल लोगे, प्रेशर में बस एरिया हटा दोगे, है ना, आई अपॉन सी इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा, राइट? यस Yes, सर sir. ठीक है, चलें आगे चलें। यस सर बेटा समझ में तो आ रहा है ना यस सर Yes, sir. पक्का? यस सर यस सर ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चंस के रिगार्ड्स में बात कर लेते हैं। अगर इनकेस आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं कि प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालोगे, अगर आपको कुछ एग्जांपल आ गए, जैसे कि सिलेंडर दे दिया, मान लो सिलेंडर दे दिया आपको, है ना, अब आपको बोल रहे हैं कि सिलेंड्रिकल सरफेस है, उस पे आपके फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं ना, लाइट इंसिडेंट हो रही है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है। तो इस केस में जैसे मान लो इसका रेडियस दे दिया r और हाइट दे दी h। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया निकालोगे, कैसे निकालोगे? अगर आप इसको सामने से देखो सिलेंडर को, अगर आप इसको सामने से देखो ऐसे, ठीक है, तो क्या आपको ये एक रेक्टेंगल नहीं दिखेगा क्या? ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसी बातें तो, यस सर Yes, sir. अगर हम सामने से देखते हैं सिलेंडर को तो रेक्टेंगल दिखता है ना उसका, अगर उसका क्रॉस सेक्शन निकालें तो, यस सर है ना। तो इस रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें पता है क्या हो जाएगा? एरिया इसका, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये r है अगर, तो टोटल कितना हो गया? ये 2r हो गया क्या? 2R. यस सर और हाइट कितनी है इसकी? h हाइट है, एच तो एरिया क्या हो गया इसका? 2rh हो गया एरिया, Yes, sir. है ना। अगर यहाँ से इंसिडेंट हो रही है लाइट आपकी p पावर से, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा इसका? 2rh। तो इसका फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों? आई ए अपॉन सी से निकालते थे, याद करो, अगर केवल Yes. एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो।
Yes, sir. अज्यूमिंग ओनली एब्जॉर्प्शन, है ना, ब्लैक बॉडी या फिर ओनली एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें एरिया की जगह सिंपली आप क्या रख दोगे, आई इंटू टू पाई आर, सॉरी 2RH, आई इंटू 2RH अपॉन सी। समझ में आया सबको ये? Yes, sir. है ना। फोर्स क्या होता है, P अपॉन सी। P क्या होता है, पावर, ना, पावर ऑफ इंसिडेंट लाइट। एक और केस ले लेते हैं, अगर आपका मान लो स्फेरिकल हो गया ये, ठीक है, तो इसका आप बनाओगे तो एक सर्कुलर बनेगा ना इसका, तो क्रॉस सेक्शन, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो इसका जब क्रॉस सेक्शन आप बनाओगे तो इसका एरिया जो लोगे वो स्फेयर का एरिया तो लोगे नहीं, प्रोजेक्टेड एरिया जो लोगे वो तो पाई आर स्क्वायर ही लोगे। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन से टैकल करने के लिए सिखा रहा हूं मैं, कि क्वेश्चन से टैकल कैसे करना है। तो इसमें फोर्स हो जाएगा वही P बाई सी, आई ए बाई सी, या फिर आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन सी। अगेन वही ब्लैक बॉडी अज्यूम कर रहे हैं, और अगर रिफ्लेक्टिव बॉडी होगी तो तुम ट्वाइस कर ही दोगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. पक्की No, बात? sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसमें मैं बस ये लिख देता हूं, एक नोट लिख लेना, इफ सरफेस, वैसे तो मैंने ये पढ़ा दिया है पहले भी, फिर भी मैं एक और बार इसको मेंशन कर रहा हूं, इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिव। ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है लिखा हुआ कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है। अगर परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव हो गया तो फिर आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा ही दोगे। और अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है तो P क्या हो जाता है, 2P बाई सी हो जाता है क्या, ट्वाइस ऑफ P बाई सी। Yes, sir. और प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, 2I बाई सी, है ना। कोई डाउट इसमें? No, sir. इजी है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब आपको कैसी भी फिगर दे दे, आपको बस क्या करना है, उसका प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है और मस्त फॉर्मूला लगा के सीधे आंसर निकाल दे। इज दिस फाइन? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. समरी कर लेते हैं इसकी, समरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लेना चाहे तो, और इसको रिवाइज भी कर लेना, है ना। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था रेडियस के बारे में, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, राइट। Yes, sir. क्या निकला था भाई हमारा ये, आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, है ना, के जेड, जेड नहीं लिया था मैंने तो अभी मैं ले रहा हूं, ई स्क्वायर एम। अब ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है, जो याद रखना है वो क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है। इसको नोट कर लो, मैं अभी लिखा रहा हूं, पहले शायद मैंने लिखा ही नहीं थी ये। 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म। ये नहीं भूलना, ये वाली याद रखनी है, इसको नोट कर लो जल्दी से, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब ये बड़ा सा फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बेटर लग रहा है अभी ये फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आप यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। वेलोसिटी के केस में भी डिफिकल्ट सा फॉर्मूला था थोड़ा, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो जो Vn था, कलर चेंज करते हैं इसका, उसका क्या फॉर्मूला था बच्चों? अगर हम बात करें एन और एच की टर्म्स में, हमने तो अलग टर्म्स में निकाला था थोड़ा, है ना, लेकिन अगर एन और एच की टर्म्स में हम बात करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ठीक है। अगर हम इसकी टर्म्स में बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में नहीं निकाल रहे हैं हम, अगेन एन और एच की टर्म्स में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, एन के टर्म्स में चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो एन के टर्म्स में निकालना है ना। इसका Yes, भी हम शॉर्ट फॉर्म हमें बना सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई जेड बाई एन, मल्टीप्लाई बाई जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। इसको भी नोट कर लो जल्दी से, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा अगर इसको याद रख लोगे तो। और
बड़ा वाला फॉर्मूला जो है वो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी इजी करने के लिए शॉर्ट फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, तो आई होप कि आप ये लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ओमेगा एन, ओमेगा एन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पी एन अपॉन आर एन बन रहा था ये तो, है ना। तो इस केस में तो आप डायरेक्टली वही जो मैंने बताया था याद रख ही सकते हो कि ओमेगा एन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। एन क्यूब के। ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर स्पीड हो गई, ठीक है। इसके अलावा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या था भाई, 2 पाई अपॉन ओमेगा एन। टाइम पीरियड का रिलेशन क्या था, टी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन Z square. जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपको रिलेशंस याद रखने हैं, रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट। जो फॉर्मूले हैं उनसे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशंस, ठीक है। तो ये रिलेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखो, आपका काम बन जाएगा लाइफ, ठीक है। फॉर्मूले अगर याद रह जाते हैं, डेरिवेशन तो आपको याद है ही सही, फॉर्मूले अगर याद रह जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर अगर नहीं रहते हैं तो मैं बोलूंगा भी नहीं आपको याद करने के लिए, ठीक है। कोई बच्चे को मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप याद करो, याद रह जाते हैं वो अलग बात है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट एनर्जी की, ई एन। क्या था ये, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका फॉर्मूला हमारा निकला था k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर एन की टर्म्स में ऐसा कुछ निकला था अप्रोक्सीमेटली। जो बात करें k ना कांस्टेंट है, जो बाकी का पूरा था ना बेटा, उसको k के टर्म्स में हम लिख रहे हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि वो जो बहुत सारा एक बड़ा सा नंबर आया था ना, टर्म आई थी जो, उसको हम कांस्टेंट लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो मतलब है वो z से मतलब है, e से मतलब है और r से मतलब है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये याद ही नहीं रखना, जो याद रखना है वो रखना है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जो कि आपको ऑलरेडी याद है। याद है? अरे Yes, बोलो sir. बेटा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। Yes, इसको sir. नोट भी कर लेना और इसको रिवाइज भी करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इसको याद रख लोगे ना, काफी सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे, है ना। इसके अलावा रेडबर्ग फॉर्मूला तो आपको पता ही यस सर। है ना। रेडबर्ग फॉर्मूला पता है ना, एक्साइटेशन की बात करी थी पहले हमने कि भाई अगर आपका एक्साइटेशन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ एटम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी तो एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट फ्रॉम n1 टू n2, नीचे से ऊपर जाता है क्या? Yes, sir. द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये ट्रांजिशन करने के लिए, नीचे से ऊपर एक्साइट होने के लिए, एब्जॉर्ब्ड मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू en2 माइनस en1, ठीक है। en2 माइनस en1, en2 माइनस en1 मतलब ऊपर जो आपका फाइनल है उससे माइनस इनिशियल करना है आपको। ये बात समझ में आती है सबको? नहीं आ रही है समझ में? ये एग्जांपल लेके समझा देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ले लिया हमने n इक्वल्स टू 3 और ये ले लिया हमने n इक्वल्स टू 1, तो अब तुम्हारा इधर से उधर जाएगा, ऊपर ट्रांजिशन करेगा, राइट। अब n इक्वल्स टू 1 पे माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बेटा। अरे क्लास में हो या चले गए हो? Yes, sir. Yes. और यस सर। थर्ड वाले का कितना था? थर्ड वाले का बताओ जल्दी से, थर्ड वाले का कितना था? वैल्यू कितनी थी इसकी एनर्जी की थर्ड वाले पे? Minus 1.51 electron volt. वेरी गुड, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो कैसे निकालोगे, E3 माइनस E1 करके। कितनी आ जाएगी? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी? 12.09 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी है
ये है इतनी एनर्जी, दिस एनर्जी मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन n1 से n3 जा पाएगा। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अब हम बात करते हैं ठीक है, ये आपकी ये हो चुका है, लैम्डा की बात हो गई थी हमारी, लैम्डा की बात कर लेते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूले की, लैम्डा ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है डी एक्साइट हो रहा है, ठीक है, n2 से n1 में लेट्स से, तो आपका एच सी अपॉन लैम्डा जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही थी भाई, En2 माइनस En1, है ना, En2 माइनस En1। नहीं समझ में आया? अरे इनिशियल से फाइनली तो गया है, n2 इनिशियल थी, n1 फाइनल थी, यस सर। है ना। तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, RZ² रिडबर्ग, है ना, उसके टर्म्स में लिख रहे हैं 1/n1² माइनस 1/n2², यही आ रही थी क्या बच्चों? Yes, sir. यस सर। R अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा था, 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, राइट? Yes, sir. यस सर। है ना, तो ये भी रिवाइज हो गया। इसके अलावा और क्या बताऊं, एक और चीज का रिवीजन कर लेते हैं। आपका जो लैम्डा था, जो आप लैम्डा निकालोगे वो कितना आ रहा था, 12430 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड में डेल्टा ई, एमस्ट्रॉन्ग में ये वैल्यू आती थी क्या अप्रोक्सीमेटली? Yes, और sir. ई को आप, डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते थे, ठीक है। अगर इसको नैनोमीटर में निकालना है तो ये अप्रोक्सीमेटली 1243 हो जाएगा नैनोमीटर अपॉन डेल्टा ई करके, अगर नैनोमीटर में निकालना है तो लैम्डा को, ठीक है। बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. तो आई गेस आपकी मोस्ट ऑफ द समरी तो हो चुकी है। एक और टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा आपने पढ़ा भी नहीं है शायद। अगर आपको कोई पूछ ले, मैं कोई चीज रहना नहीं देना चाहता ना कि आपको कोई चीज पूछ ले और आपको आए नहीं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन जनरली आते नहीं पर आ सकते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ लेते हैं कभी कभी आपसे ये, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इसका मतलब क्या होता है, पॉसिबल नंबर ऑफ photons, possible number of photon energies emitted due to de-excitation of electron from n2 to n1 state, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, कितना होता है ये पॉसिबल नंबर ऑफ फोटोन एनर्जीज एमिटेड, कितनी आ जाएगी, nc2। nc2 पढ़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, या फिर इसका ये फॉर्मूला लिख लो n इंटू n माइनस 1/2। ये आपकी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोल लो या फिर पॉसिबल नंबर ऑफ फोटोन एनर्जीज बोल लो। अगर इस पे क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ या नंबर ऑफ पॉसिबल है फोटॉन्स कितनी एनर्जी होगी जो एमिट करेगी, डी एक्साइटेशन होगा ना जब इलेक्ट्रॉन का n2 से n1, तो कितनी फोटोन एनर्जी एमिट, नंबर कितने होंगे फोटोन एनर्जीज के जो कि हो सकते हैं पॉसिबल, या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो सकती है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, n इंटू n माइनस 1 से, किससे निकाल सकते हो, n इंटू n माइनस 1/2। आगे चलें, Yes. Yes, sir. ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
फिर रैप अप करते हैं क्लास को, बाकी की प्रैक्टिस आप बाद में कर लेना, मतलब अपने सेल्फ स्टडी में इंक्लूड कर लेना। कर दो इसको, सॉल्व कर दो जल्दी से। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी लिख लो। रुको बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार इधर देख लो, एक चीज और लिख लो। अगर आपको ये पूछते हैं ना फोटोन फ्लक्स पे भी एक आध क्वेश्चन आए हुए हैं, तो तुम है ना डीपीपी सॉल्व करोगे। देखो ऐसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर डीपीपी सॉल्व करोगे ना तो फोटोन फ्लक्स पूछा जा सकता है। अब ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अरे फ्लक्स का मतलब समझते हो ना सब लोग? Yes, sir. अब वैसे तो तुम लोग निकाल लोगे इसके नाम से पढ़ते ही, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाओ तो आपको पता नहीं हो कि ये होता क्या है। तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया अगर आपसे पूछ लेंगे कितना होगा फोटोन फ्लक्स, तो आप इसको लिखना 5p जो होता है वो होता है n/a, और n क्या है आपका, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट पर सेकंड। ये तो पढ़ा हुआ है हमने। Yes, sir. इसका फॉर्मूला हो जाता है I × λ/hc। ठीक है, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये हमने अभी अभी जो पढ़ा था उसकी बात हो रही है, एमिटेड पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट हुए वो होता है n। ठीक है, और अगर आपसे इसके साथ साथ डेंसिटी भी पूछ सकता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी तो बहुत इजी है। इसके केस में आपको क्या करना है, 5p/c करना है, डिवाइड करना है स्पीड ऑफ लाइट से। ये हो जाएगा I λ/hc²। ये कुछ फॉर्मुलेज है जो कि आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो, पर अगर आ गया क्वेश्चन इस पे तो मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो जाओ, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है, अब इसमें I कैसे निकालेंगे बच्चों, I कैसे निकालेंगे इन सब में? जैसे मान लो एक पॉइंट सोर्स दे दिया तुमको, एक पॉइंट सोर्स दे दिया मान लो, और उसकी वजह से जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन की तुम्हें पूछा जा रहा है कि इससे जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी डेंसिटी कितनी आएगी, तो कैसे निकालोगे? आई कैसे निकालोगे पहले तो ये बताओ। आई हो जाएगा पावर पर यूनिट एरिया। तो जो ये पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स से कैसे वेव फ्रंट्स निकलते हैं, स्फेरिकल निकलते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। R square. ठीक है, तो इस तरह से कर लोगे टैकल क्वेश्चंस को। Yes, sir. ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक पूरा मॉडर्न फिजिक्स का समरी, मतलब एटॉमिक फिजिक्स का जो आपका एटम्स है उसका समरी। ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, तुमको मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन टैकल करना भी सिखा दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिंदास, है ना, और हो जाएगा सारा। तो इसको सॉल्व करोगे या फिर होमवर्क में दूं? बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सर होमवर्क। होमवर्क में दूं, चलो ठीक है, लेकिन करना जरूर और मुझे सॉल्व करके भेजना। ठीक है, अभी तो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, लेकिन करके होमवर्क में जरूर भेजना। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन है। तो आपका मॉडर्न फिजिक्स ओवर हो चुका है, अब हम करेंगे तो इसके क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, और अगला हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. यस अच्छे से पेपर देना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, होमवर्क में आपका जो भी बचा हुआ है PYQ और DPP, जो भी आपका बचा हुआ है PYQ DPP कंप्लीट मॉडर्न का, वो आपको करना है। आपके पास संडे का भी टाइम है, इसको करो आराम से, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, डिस्कस करेंगे थोड़े और क्वेश्चंस विद अ न्यू चैप्टर। ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर बाय सर बाय बच्चों।